की कार्रवाई ऐसे समय खत्म की गई है जब कैग की एक रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री कौशल जो विकास योजना है उस पे, और उस पे सरकार घिरती उससे पहले 19 तारीख को सुबह सुबह संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया, ठप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि नरेंद्र मोदी, आज 20 तारीख है, निकल गए चुनाव प्रचार में, और चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल से बेहतर उनके लिए क्या होता। लेकिन पश्चिम बंगाल में गो बैक मोदी के नारे, और खुद स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए जरा। प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। सुन रहे थे आप, टीएमसी को यहां पर आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गो बैक मोदी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बैनर पोस्टर लगाए गए, और यहां उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि जहां गो बैक नरेंद्र मोदी का नाम आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वहां पर गो बैक घुसपैठिए कहना चाहिए। इन घुसपैठियों को कौन बचा रहा है, वो उसके लिए टीएमसी का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दरअसल आज नादिया पहुंचने वाले थे, और चुनावी शुरुआत में कह रहा था, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरा रिपीट करना चाहता हूं कि दरअसल आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे नादिया, और ये पश्चिम बंगाल में नादिया जिला आता है। आप जानते होंगे, जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथी इसको सुनते हैं, जो नहीं पश्चिम बंगाल के हैं वो भी जानते हैं कि ये नादिया जिला जो है पश्चिम बंगाल में है। और वहीं पर हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का नहीं उतर पाया। बताया ये गया कि वहां पे मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। लेकिन ये जरूर नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि खंभों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बैनर पोस्टर में गो बैक मोदी के नारे लगे हुए हैं। ये उनको दिखाई दे दिया, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि उनका हेलीपैड कहां है जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता है। चलिए, ये टेक्निकल बात है, अब उनका हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो जाने, और वहां के बाकी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जाने। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार, जैसे आप याद कीजिए कि पंजाब भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले, और वहां उन्होंने किसानों के उस आंदोलन के बाद, और किसान उनका घेराव करने वाले थे, तो वहां से भी डर के आ गए थे। सवाल यह है कि क्या मोदी अपने विरोध के डर से नादिया नहीं गए, या फिर वाकई हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। याद कीजिए, अभी आपको कह भी रहा था कि पंजाब चुनाव, जिसमें मोदी ने किसानों के विरोध को देखकर अपनी जान बचाने की बात कह के खतरे का इल्जाम सरकार पर डालकर वो लौट आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। यह पंजाब की बात है। देश ने एक से बढ़कर एक बहादुर प्रधानमंत्री देखे हैं दोस्तों। फिर मोदी जी को भी देख रहा है यही देश, जो विरोध का सामना करने से घबराते हैं। खैर, आज के संबोधन में नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि घुसपैठियों का विरोध करो, और फिर घुसपैठियों के नाम पर उन्होंने ममता सरकार को खूब घेरा भी, आपने सुन लिया। दरअसल मोदी का ममता सरकार को लेकर यह डर शीतकालीन सत्र के बाद से और बढ़ गया है। मनरेगा खत्म करने के विरोध में टीएमसी सांसद रात भर संसद में धरना देकर बैठे रहे। आपने देखा
2 दिन पहले की बात है, इसी जगह दिल्ली में संसद भवन के अंदर और संसद परिसर के अंदर, भवन के बाहर फिर ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। यह सब संकेत हैं कि जब बीजेपी बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेगी तो ममता बनर्जी उसका चौतरफा घेराव करेंगी। बीजेपी ने तो केवल कांग्रेस से ही विरोध की उम्मीद की होगी, उस पर भी बीजेपी राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को देश विरोधी साजिश करार देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी को यहां भी झटका लग रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं और उसमें भी वहां मोहन भागवत का जो भाषण था अभी कुछ दिन पहले सत्य बनाम शक्ति पर, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने अब सीधे सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने कह दिया है कि 20 साल पहले भी मैंने लड़ाई लड़ी थी और अब फिर लड़ूंगी। जरा पहले, और ये लड़ाई मनरेगा की है, पहले सुनिए सोनिया गांधी को। सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, यहां पर आपको बता दूं कि 3 मिनट 42 सेकेंड के इस वीडियो में सोनिया गांधी ने मनरेगा के फायदे तो बताए ही हैं, साथ ही मोदी सरकार पर इस पर बुलडोजर चलाने का इल्जाम भी लगा दिया है। और सोनिया गांधी के आज के इस ऐलान ने यह तय कर दिया है कि अब कांग्रेस फिर से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने वाली है। इस बीच एप्स्टीन फाइल्स के रोजाना नए खुलासे से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ रही है। खासकर बिल गेट्स का नाम सामने आने के बाद अब देश के कई दिग्गजों की धुकधुकी बढ़ गई है कि अगला नंबर किसका होगा। फिलहाल तो इसमें किसी बड़ी भारतीय हस्ती का नाम सीधे तौर पर यौन अपराध से नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी एक खेमे में डर बना हुआ है कि न जाने यह खुलासा पैरों तले जमीन न खिसका दे। एप्स्टीन का मामला लगातार चलता आ रहा है। एप्स्टीन खुलासा, एप्स्टीन फाइल, और उसमें से 3 लाख से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आने बाकी हैं। उसमें यह भी माना जा रहा है कि कुछ वहां पर सेंसर भी किया गया है कुछ फाइलों को, जिसमें से खासकर डोनाल्ड ट्रंप और कुछ ऐसी हस्तियों की फाइलें छुपा दी गई हैं, रख ली गई हैं, उसे सार्वजनिक नहीं की गई हैं। चलिए, जो भी है, अमेरिका का मामला है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें एप्स्टीन पर टिकी हुई हैं, उन फाइलों पर टिकी हुई हैं। और अभी कुछ कुछ नाम ऐसे आए हैं जिसमें बिल गेट्स से लेकर पॉप स्टार जो हैं वो, और बाकी कई सारे नाम हैं जिसका भारत से लेना देना नहीं है, भारत की अपने देश की राजनीति से लेना देना नहीं है, इसलिए उसका जिक्र मैं यहां ज्यादा नहीं करूंगा। और इतनी बातें यहां बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा खूब सोशल मीडिया पे और हमारे तमाम अलग अलग जो साथी, मीडिया के साथी हैं, वो भी खूब चर्चा करते रहे। हम लोगों ने काफी कम चर्चा की, इसलिए की क्योंकि किसी चीज का हवाई खबरों के रूप में कुछ और खबर बनाकर लाना यह ठीक नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कम से कम हम लोग तो करते ही हैं, डीबी लाइव करता ही है, देशबंधु ग्रुप करता है, इसलिए हम खाली हवाई बातें नहीं करते हैं। यहां पर यह चर्चा जरूरी है, यह बात बताना जरूरी है। लेकिन हम चर्चा करेंगे मनरेगा को खत्म करने से लेकर सोनिया गांधी के इस ऐलान से, जहां कह रही हैं कि 20 साल हमने मेहनत की है,
और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाकर हमने गांव-गांव तक रोजगार की जो गारंटी दी थी, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पे होगी। राहुल गांधी जर्मनी में हैं और वहां से वो सीधी बात कर रहे हैं कैसे बीजेपी और आरएसएस देश के लिए चुनौती बनकर, और वो भी गलत दिशा में देश को ले जाने के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है और उससे कैसे निपटा जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी को आखिर डर क्यों लगने लगता है अगर उनके विरोध में अगर कोई बात हो जाती है। गो बैक मोदी के नारे से उनको क्यों डर लग रहा है? किसानों का आंदोलन होता है तब उनको क्यों डर लगता है? कोई विरोध प्रदर्शन करता है तब क्यों डर लगता है? और इस डर के पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है, यह सब समझने की कोशिश करते हैं। और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या मोदी सरकार के लिए मनरेगा को खत्म करना नुकसानदायक फैसला हो सकता है? क्या सरकार देश के भीतर और देश के बाहर दोनों तरफ से बड़े तूफान से घिरने वाली है? क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है? चलिए, चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, अंशु जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और संजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। और तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। नादिया से शुरू करते हैं। और प्रधानमंत्री फिर से आ गए चुनावी मोड में। कह रहे थे, अभी हम लोगों ने 2015 का भाषण सुना था जिसमें कह रहे थे कि राजनीतिक और कोई सूझबूझ मेरे अंदर हो ना हो, राजनीतिक सूझबूझ बहुत है। मोदी जी का कथन मैं कह रहा हूं। और संसद के अंदर 2015 में वो भी बजट सेशन में भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक सूझबूझ बहुत है। राजनीतिक सूझबूझ इतनी है कि हर चुनाव जीतने की कोशिश रहती है, बहुत अच्छी बात है। हर राजनेता चाहेगा कि हर चुनाव वो जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, बात गलत नहीं है। लेकिन देश के एक प्रधानमंत्री होने के नाते कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी जिसको अब उन्होंने लोक तीर्थ या कुछ ऐसे ही नाम रख दिया है, मैं नाम भी भूल रहा हूं, अब पीएमओ बोलने की आदत है, सेवा तीर्थ नाम रख दिया है। तो उस सेवा तीर्थ में सेवा करते हुए नजर नहीं आते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। फिर से निकल गए, लेकिन आज क्या वो डर गए? अगर नहीं पहुंच पाए प्रेम कुमार जी, अगर नादिया नहीं पहुंच पाए, हेलीकॉप्टर उनका नहीं उतर पाया, गो बैक के नारे लग गए, गो बैक के बैनर पोस्टर लग गए, घुसपैठिया लाकर, घुसपैठिया शब्द से क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी? एक बड़ा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि 2 राज्य और ऑलरेडी घुसपैठिए के नाम पे, और आप देखिए एक ट्रेंड देखिए बीजेपी का, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनके भाषणों के ट्रेंड को देखिए तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जिसमें बिहार का चुनाव, उससे पहले पश्चिम बंगाल, माफी चाहूंगा, झारखंड का चुनाव, उससे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र, तमाम जगहों के चुनाव में घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल खूब किया गया है। क्या यह शब्द अब सबसे ज्यादा यूज करने वाला शब्द बनने वाला है जाकर पश्चिम बंगाल में? और इससे क्या बेनिफिट होगा, जबकि उधर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक तौर पर आज जब से बांग्लादेश का गठन हुआ तब से, यानी 16 दिसंबर 1971 के बाद से 16 दिसंबर 2025 बीत चुका है। सबसे खराब दौर में है हमारे देश और बांग्लादेश का संबंध। घुसपैठिया कितनी मददगार साबित हो सकता है? हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बीते चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने सारे पैंतरे आजमा लिए थे पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा डर बीते चुनाव में ही था, जिसमें कहा जाता था कि पूरी मीडिया भी कहती थी कि इस बार तो दीदी गई, इस बार तो दीदी जीतने वाली नहीं है। लेकिन बीते चुनाव से अब तक वो सारे पैटर्न, वो सारे तौर तरीके जो मोदी ब्रिगेड आजमाती रही है चुनाव में, वो एक्सपोज हुए हैं, लगातार एक्सपोज हुए हैं। और इस बार के चुनाव में भी लगभग वही पैंतरे लेकर के हाजिर हैं, कोई नई बात लेकर के चुनाव में हाजिर नहीं है। जैसे एक पैटर्न बन गया है कि जहां चुनाव होता है वहां नरेंद्र मोदी जी की लगातार सभाएं होने लग जाती हैं, वो सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं करने लग जाते हैं,
वो फिर मुद्दे चूज करने लगते हैं, जिसमें झारखंड में जैसे घुसपैठिया चुना था, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठिया मुद्दा चुन रहे हैं। तो इस तरह से वो चूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जनता को पता है। कोई नया ऐसा जिससे कि जनता उन पर भरोसा करे, वो उनको करना होगा, नहीं तो उनके सारे पैंतरे जनता देख चुकी है। इसके बाद इस चुनाव में भी अभी उन्होंने ट्वीट करके बताया आज के दौरे के बारे में कि वो नहीं गए, तो क्या चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने याद किया, मतुआ समुदाय को उन्होंने याद किया कि उनके लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार तो नहीं दे रही, हम तो 13,000 आयुष्मान मंदिर बनवाए हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार का जो जंगल राज है वह उसको बिहार की जनता ने जैसे रिजेक्ट किया वैसे पश्चिम बंगाल में रिजेक्ट करेंगे। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन उन बातों पर कि बिहार का चुनाव, उसमें जो वोट चोरी का सवाल है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता, केंद्र में मंत्री रहे जीतन राम मांझी, उन्होंने जिस तरह से कबूल किया कि वो डीएम से कह करके चुनाव बदलवा देते हैं, वोट चोरी करते हैं, उस पर वो खामोश हैं। तो इस दौरान वोट चोरी, इसमें वोटर का डिलीशन और वहाँ SIR के बहाने पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और पूरी इवन उत्तर प्रदेश से विरोध की आवाज़ आ रही है कि भाई 4 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में डिलीट हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सब भाजपा के समर्थक हैं। तो वहां भी बात हो रही कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या अंदरूनी संघर्ष भी कुछ चल रहा है। भाई यहाँ पश्चिम बंगाल में भी आप वोटर डिलीशन कर रहे हैं, वोटर डुप्लीकेशन SIR की बात भी जारी है। ये बात भी राहुल गांधी ने जो जो मुद्दा वोट चोरी को लेकर के उठाया, उन पर पूरी तरह से खामोशी है। देश के प्रमुख मुद्दों पर भाई एप्स्टीन फाइल्स है, एप्स्टीन फाइल्स पर क्यों चुप हैं भाई। चलिए ताजा खुलासे में मोदी जी का नाम नए सिरे से नहीं आया है, लेकिन बीते खुलासे में तो आया है। मोदी जी ऑन बोर्ड, मोदी ऑन बोर्ड एप्स्टीन खुलासे में था, हरदीप पुरी का नाम था, तो वो चोपड़ा का नाम था, ये सारे लोग एप्स्टीन फाइल्स में नाम रहे हैं। तो उस पर खामोश क्यों हैं, उस पर भी एक शब्द नहीं है। आने वाले समय में अभी और भी जब खुलासे होंगे अभी, तो निश्चित रूप से लगता है कि उसमें भी बात बढ़ेगी, तो उस पर भी एक खामोशी है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए आप चुनाव के समय में आते हैं, घुसपैठिया का मुद्दा उठाते हैं। अब जैसे यहाँ उन्होंने कहा कि लोग मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, उनको घुसपैठिया गो बैक का नारा लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो जनता को ही दोष दे रहे हैं, आम जनता पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मोदी गो बैक का नारा मत दो, आप घुसपैठिया गो बैक का नारा दो। अरे जनता से ज्यादा समझदार हैं क्या नरेंद्र मोदी? जनता जान रही है कि कौन घुसपैठिया है, कौन घुसपैठिया का ड्रामा कर रहा है, कौन घुसपैठ करा रहा है। जनता देख रही है कि मोदी के राज में किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है, एक शब्द इनके जुबान से नहीं निकलती है। और किस तरह इस भारत की राजनीति में खूब बोलते हैं भाई। अमित मालवीय खूब ट्वीट कर करके बता रहे हिंदुओं पर ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम सत्ता में हो तो क्या अपोजिशन जाएगा हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन बचाएगा भाई? मोदी सरकार बचाएगी, भारत सरकार बचाएगी। तो भारत का स्टैंड क्या है? भारत स्टैंड ले, अपोजिशन साथ देगा, लेकिन वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए शासन का क्या स्टेप्स हैं, कौन सा कदम उठाया, इस पर मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे। तो पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश की सियासत को सबसे ज्यादा समझते हैं। अब मतुआ समुदाय को रिझाने के लिए, अब हमें याद है किसी इलेक्शन में ही जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है पश्चिम बंगाल में, तो वो पश्चिम बांग्लादेश चले जाते हैं, वहां मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा करने लगते हैं और चुनाव को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन बाद में फिर चुनाव खत्म, बात खत्म, फिर मतुआ समुदाय की याद नहीं आती है। और अब फिर मतुआ समुदाय की याद दिला रहे हैं चुनाव के समय में।
तो चुनावी गीत जो गाया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा हर चुनाव में, पश्चिम बंगाल की जनता उसको देख रही है, भली भांति देख रही है। और क्या मनरेगा को आप खत्म कर रहे हैं तो उसका असर पश्चिम बंगाल में नहीं होगा? क्या पश्चिम बंगाल के गरीब लोग जो मनरेगा से पर डिपेंड करते हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनरेगा में 94.5% लोग कौन है? वो SC है, ST है, OBC है, ये लोग हैं 94.5%। तो मनरेगा को में जो रोजगार की गारंटी खत्म की जा रही है उसका सबसे बड़ा टारगेट यही वर्ग है। तो बंगाल में के लोग क्या इसको नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं? इस पर पूरी खामोशी है। इनको वंदे मातरम पर बहस करना रहेगा, इनको हिंदू मुसलमान पर बहस करना रहेगा, लेकिन रोजगार पर नहीं बोलेंगे, पोल्यूशन पर नहीं बोलेंगे, रोजगार मनरेगा को खत्म करेंगे और उसको जय श्री राम से जोड़ेंगे। अरे श्री राम क्या रोजगार खत्म करने के लिए आपको इजाजत देते हैं? आप तो श्री राम, जिस तरह से आपको हनुमान जी का नाम बदनाम कर रहे थे तो कर्नाटक में हारे, श्री राम का बदनाम कर रहे थे तो अयोध्या हारे और उत्तर प्रदेश हारे, और अब फिर आप श्री राम के नाम पर आ रहे हैं। तो पूरे देश में अगर आप खराब इम्पैक्ट पड़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसका असर चुनावी भी आपको उल्टा ही पड़ने वाला है। जी प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं? लेकिन सबसे बड़ी चीज ये जो गो बैक मोदी के नारे लग रहे हैं या बैनर पोस्टर है, इसको भी भुनाने की कोशिश तो कर रहे थे नरेंद्र मोदी आज, लेकिन क्या ये उल्टा पड़ सकता है या यहां घुसपैठिया उस पर हावी होगा? पश्चिम बंगाल का जिक्र अगर करें तो, क्योंकि 5-1 नहीं बल्कि ये बिहार का चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, और खासकर 3 राज्य तो बहुत बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि बंगाल में सरकार इनकी नहीं है, और जहाँ सरकार होती है वहाँ पे मैनेज कर पाते हैं। लेकिन देखिए, आप अगर नरेंद्र मोदी की हाल की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो मुझको लगता है कि वो कुछ इतिहास बनाने जा रहे हैं। इतिहास कुछ इस प्रकार का कि बीजेपी के आखिरी प्रधानमंत्री के तौर पे वो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए बीजेपी के रास्ता बंद करना चाहते हैं। इसलिए वो बड़े बड़े फैसले ऐसे कर रहे हैं कि बीजेपी बड़े लंबे समय तक इस देश में राजनीति नहीं कर पाएगी। नरेंद्र मोदी को मीडिया का एक समर्थन मिला हुआ है, कॉर्पोरेट मीडिया उनको कवर अप देता है, उसकी आड़ में वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें भी नाव में छेद हो गया है, वहां भी अब डिफरेंट तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें कितना बढ़ती हैं ये भी हम देखेंगे आगे समय तक। लेकिन अगर आप इनकी हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो एक तरीके से झटका देने वाली कि देश दुनिया बहस ही ना कर पाए। यानी अभी आप SIR आपने किया, समय नहीं दिया, ये लोग आत्महत्या करते रहे, बिहार के चुनाव को लेकर सवाल उठा, लेकिन बिहार के चुनाव के बीच में ही SIR चुनाव आयोग में बाकी राज्यों में कर दिया उसने, और लगभग आधे प्रदेशों में। मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि चुनाव आयोग बगैर मोदी सरकार के कंसल्टेशन के कर रहा है काम, क्योंकि वो सरकार का ही एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा है, बिल्कुल, या बीजेपी के विंग के तौर पर काम कर रहा है। उसको निष्पक्ष कहना तो अभी बेमानी होगा। तो जिस तरीके से बिल्कुल बहस का, कोई समाज में बहस ना हो सके, कोई विरोध ना कर सके, शॉक डॉक्ट्रिन, झटका देते रहो बिजली के झटके की तरह, और उसी तरीके से आप देखिए कि मनरेगा को किया अचानक। पहले तो आई की बात कि इसको बापू के नाम से जोड़ेंगे, उसके बाद वो महात्मा गांधी का और बापू सारे नाम चले गए। जो असली इंटेंशन था, मंशा थी, वो सामने आ गई। लेकिन ये सब चीजें राजीव जी अब धीमे धीमे जमा हो रही हैं, और वो उसका विरोध जो है वो बड़े पैमाने पर हमको देखने को आगे मिलेगा। जैसे सोनिया गांधी ने अभी घोषणा कर दी, तो बहुत लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगा। ये जन विरोधी जो फैसले हैं, चाहे आप लेबर कानून को आप बंद कर दो,
आप इंश्योरेंस को बेच दो, आप सब कुछ कर दो, और एक झटके में कि कोई लोकसभा में बहस ना हो सके, मीडिया में बहस ना हो सके, समाज में बहस ना हो सके, राजनीतिक पार्टियां कुछ कर ना सकें। अब राजनीतिक पार्टियों को अगले इस तरीके की पॉलिटिक्स का जवाब ढूंढना पड़ेगा, और एक ही जवाब सारी चीजों के लिए ढूंढना पड़ेगा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ो। मैं डीबी लाइव को धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आपने एप्स्टीन फाइल को पे उतना नहीं गए, कि बिना मतलब का एक होक सोशल मीडिया में एक अफवाह बनी हुई थी भारत को लेकर, और उसमें बहुत कुछ स्पेकुलेटिव मनगढ़ंत अफवाहों के आधार पर चीजें चल रही थी। लड़ाई राजनीतिक है, वहां अमेरिका में कुछ होगा, उससे यहाँ की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, और उससे मोदी सरकार पे कितने सीटें होंगे, इसकी गिनती करना बंद करना चाहिए। गिनती इस बात की करें कि आप इस तरीके के जन विरोधी फैसलों को जनता में कैसे लेकर जाएंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वही नादिया जिले की तस्वीर है। बंगाली में गो बैक मोदी लिखा हुआ है, जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, ये बीजेपी लीडर है पामिला गोस्वामी, ये जो पीले उसमें हैं साड़ी में, साड़ी नहीं है लेकिन इसमें ये सब बीजेपी के लोग, और जगह जगह जाके वो गो बैक के जो बैनर पोस्टर लगे हैं उसको फाड़ रहे हैं। और इसका जिक्र आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में करने का मतलब है कि मामला बहुत यहाँ पर अंदर तक जा चुका है, लेकिन मीडिया में ये खबर कहीं नहीं आपको दिखाई देगी। ये खबर अगर गलती से अगर राहुल गांधी के लिए ये लग जाता, या प्रियंका गांधी, या अपोजिशन के किसी लीडर के लिए, तो ये खबर मीडिया में अभी शाम को आप प्राइम टाइम में खूब सुनते। लेकिन ये तस्वीर है, वो तस्वीर रख रहे हैं हम आपके सामने। बट आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं प्रशांत जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। ये चीज़ें चलती रहेंगी, पॉलिटिक्स से चलती रहेंगी जी। और ये जिस तरीके का वीडियो बनाया गया है, हम बड़े दावे के साथ नहीं कह सकते कि किसने पोस्टर लगाए, और क्या ये वीडियो बनाने के लिए ही पोस्टर लगे थे फाड़े जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में, रील्स में सब बहुत चीज़ें होती रहती, प्रायोजित होती है, वो नाटक होता है। तो ये तो इसमें तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है, इसको कहा जाए कि शॉक डॉक्ट्रिन, एक किताब है उसके शीर्षक में मैं कह रहा हूँ कि अचानक कुछ कर दो ताकि विपक्ष जो है उसके तैयार ना हो, समाज तैयार ना हो, उस पर कोई बात ना हो सके। आज आपने SIR किया, कल आपने मनरेगा कर दिया, परसों कुछ और कर देंगे। आप इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि समाज में ठहराव ही ना हो, एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन में जंप करता है विमर्श। इसका विपक्ष को जवाब निकालना होगा। उसका जवाब है जनता के पास जाकर, और एक कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम कम्युनिकेट करें। अब मैं जरा ब्रीफली SIR बात करूँ। अभी प्रेम कुमार जी बता रहे 4 करोड़, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं 3 करोड़ से ऊपर। लगभग आधे देश में SIR चल रहा है। 10 करोड़ मतदाता जो है वो उनका मताधिकार छिन जाएगा। राजीव जी, लोकतंत्र के इतिहास में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का मताधिकार नहीं छीना गया है। दुनिया भर में तमाम तरीके के डिक्टेटर्स आए हैं, नस्लवादी लोग आए हैं सत्ता में, इतने बड़े पैमाने पर अपने देश की जनता का मताधिकार नहीं छीना गया है। तो ये तो दुनिया भर के तानाशाहों को, दुनिया भर के नस्लवादी नेताओं को भी पीछे छोड़कर ये काम हो रहा है। कौन अपने देश के 10 करोड़ लोगों का मतदान का अधिकार छीन लेगा? कोई ऐसा इतना बड़ा कसाई कोई होगा क्या इस पूरी दुनिया में? बिहार में 69 लाख लोगों के नाम कट गए थे। ऐसी कोई मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। और अब आपने दूसरा कर दिया कि तुमको वोट नहीं देने देंगे, तुमको काम भी नहीं करने देंगे। आप ये देखिए कि कितना दुस्साहस है।
कि जी। तुम्हारा मताधिकार भी छीनेंगे, तुम्हारा काम भी छीनेंगे, तुमको मनरेगा में भी काम नहीं करने देंगे। तो ये अपने देश की जनता के प्रति इतना जो दुस्साहस है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मीडिया का घमंड है कि एक मीडिया इनका भोंपू बजाता है, कॉर्पोरेट इनको कवर देता है और कॉर्पोरेट के हित में आप सब करते रहोगे, मीडिया हमारे साथ होगा और विपक्ष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे लगता है कि तस्वीर ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। जी, एसआईआर का जिक्र कर रहे हैं तो जरा हाँ, हमारे आपके बीच में ये जो तस्वीर है ये प्रशांत भूषण है और नो एसआईआर अखिल भारतीय मताधिकार रक्षा सम्मेलन आज दिल्ली में। जी, अच्छा, आप थे तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जरा मैं यहाँ पर हम लोग सुनना चाहेंगे प्रशांत भूषण, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और प्रशांत भूषण ओपनिंग एड्रेस दे रहे हैं और प्रशांत भूषण केस लड़ भी रहे हैं एडीआर की तरफ से। आपको याद होगा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उसकी तरफ से एसआईआर के खिलाफ जो 11 याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें से एक याचिका एडीआर की भी है और उसके लिए ये अपनी दलीलें पेश करते आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह पे है, मगर अब सड़क की लड़ाई के लिए ये लोग तैयार हैं। इसमें आप थे तो फिर भी मैं नाम रख देता हूं, जस्टिस रिटायर्ड मदन लोकुर थे, जस्टिस रिटायर्ड ए.के. पटनायक थे, इनके अलावा प्रोफेसर निवेदिता मेनन, फिर पामेला फिलिपोस, फिर फिर जिया दिरेज थे और ये तमाम एस.वाई. कुरैशी साहब भी थे। तो क्या कुछ हुआ है आपसे हम समझेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं यहाँ प्रशांत भूषण कह क्या रहे हैं। एसआईआर मसला इंपॉर्टेंट, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में निकलते हैं तो उससे पहले इसकी तैयारियां यहां उनके लिए चुनाव आयोग करवाता है क्या, सुनिए जरा। के आधार पर बाहर कर दिया गया तो ये कहते हैं कि नहीं हम बता नहीं सकते, पता नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन अनऑफिशियल फिगर दिए आए हैं कि 1000 भी नहीं है जिनको इन्होंने सिटीजनशिप के आधार पर बाहर किया है। बहुत सारे लोगों को इस आधार पर बाहर कर दिया है कि भाई वो उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे या फिर उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए ये वाले, लेकिन सिटीजनशिप के आधार पर सिर्फ कुछ 100 लोगों को, 200-300 लोगों को शायद बाहर किया गया। अब फॉर्म 6 में एक खास बात है, जब कोई नया जना अपने आप को एनरोल करता है एज अ वोटर तो उसको 3 तरह के एविडेंस देने होते हैं। पहला ये कि वो 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, उसके लिए उसको कोई भी एविडेंस इंक्लूडिंग आधार कार्ड वो दे सकता है कि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। दूसरा ये कि वो यहाँ का रेसिडेंट है, उसके लिए भी कोई भी एविडेंस। तो दिन भर ये सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चला है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। प्रशांत जी आप वहाँ थे, थोड़ी सी इस पे चर्चा हम ज़रूर करना चाहेंगे, फिर अंशु जी के पास आता हूँ और बहुत कुछ उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रशांत जी, क्या कुछ हुआ यहाँ? जस्टिस लोकुर बाकी तमाम वक्ताओं ने क्या कुछ कहा है? देखिए, वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य जिनके आपने नाम लिया उन सब ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन सबसे जो अहम वहाँ पे हुआ कि देश भर से लोग आए थे और एक जन अदालत लगाई गई थी और सबने अपने तजुर्बे बताए कि किस तरीके से नाम काटा जा रहा है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जा रहे हैं, उनके पास है ही नहीं। तो ये पूरे देश के लोगों ने, वहाँ पे जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं उन लोगों ने, तमाम लोगों ने अपनी आप बीती वहाँ पे बताई और उसी पैनल के सामने बताई जो आपने अभी नाम रखा, प्रोफेसर निवेदिता मेनन और मदन लोकुर और तमाम सारे लोग वहाँ पे, जाद रेस और योगेंद्र यादव भी थे। और योगेंद्र यादव ने अंत में प्रस्ताव पढ़ा। मैं उस प्रस्ताव में तीन डिमांड रखी गई। जरा वो मैं केवल बता दूं कि जितने लोगों का, डिमांड नंबर 1 कि जितने लोगों का नाम जो है वो काटा गया है वो नाम जोड़ा जाए एसआईआर की प्रक्रिया में, उन सब का नाम जोड़ा जाए और इनोमिनेशन फॉर्म जो ये फॉर्म भरने की प्रथा बंद हो। देखिए 2002-2003 में जब हुआ था ये इंटेंसिव रिवीजन, उसमें कोई फॉर्म नहीं भरा गया था। हम लोग भी तो थे 2002 में, 2004 की लोकसभा में वोट दिया उसी आधार पे। तो
उस वक्त कोई फॉर्म नहीं भरने दिया हुआ था। तो पहली डिमांड कि वो सबके नाम जोड़े जाए और कोई फॉर्म भरने का काम नहीं हो। दूसरा पॉइंट कि इस पूरे जो इलेक्शन कमीशन का रिवीजन है, इससे नागरिकता का जो सवाल है उसको अलग किया जाए। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, सरकार का है। जो काम आप असम में कर रहे हैं, असम में एनआरसी हो चुकी है, तो वहां पे आप जो है नागरिकता नहीं पूछ रहे हैं, वहां पे आप सीधे सीधे करेंगे रिवीजन। और जितने लोग भी 2000 पहले से अब तक की मतदाता सूची में हैं, उनको नागरिक माना जाए। चुनाव आयोग किसी को नहीं तय कर सकता कि वो नागरिक है कि नहीं। ये काम सरकार का है, सरकार तय करे कि ये फला व्यक्ति नागरिक है और फला व्यक्ति नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो उन्होंने मतदाता के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि आप तय करेंगे, आप साबित करेंगे कि आप वैध मतदाता है कि नहीं है। ये कभी नहीं हुआ। चुनाव इतने समय आज़ादी के बाद से कब से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो योगेंद्र यादव ने कही और जो बात रेखांकित करने वाली है कि जब से लोकतंत्र का जन्म हुआ है दुनिया में, किसी तानाशाह ने भी इतने लोगों के नाम मतदाता सूची से नहीं काटे। ये सबसे शर्म की बात हमारे देश के लिए है जो यहाँ पे ये हो रहा है। जी बिल्कुल। अंशु जी, जरा आपके पास और सबसे बड़ी चीज की क्या यहाँ पर गो बैक के नारे से ही शुरुआत करते हैं। और चूंकि ये आधिकारिक तौर पर आज नरेंद्र मोदी ने आज से पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, इसलिए इस पे चर्चा भी ज़रूरी है। क्योंकि आज गए थे और कहते हुए पहले से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूं। ट्विटर पे उन्होंने लिखा, एक्स पे लिखा था घोषणा करते हुए, उसके बाद गए थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने डरे हुए क्यों नजर आते हैं, पहला सवाल। दूसरा, जिस एसआईआर की हम बात कर रहे हैं उसमें क्यों उत्तर प्रदेश को लेकर, और सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश में अभी दिया गया है। सारे राज्यों में 12 में से 11 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पहले खत्म हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जारी है। ड्राफ्टेड लिस्ट जो है वो 19 तारीख फाइनल सब जगह, और उसके बाद लेकिन यहाँ 26 तारीख मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों डर है अंशु जी? जी राजीव जी, देखिए डर तो अब इस सरकार के मन में आने लगा है और ये डर हमने देखा है कि इस बार का जो सत्र हुआ है वो डर चेहरे पर नजर आया है। वो चाहे अमित शाह की खींच में हो, जिस तरह से मोदी जी ने अपने भाषण दिए उसमें वो कई जो बातें उन्होंने कही उसमें वो डर वो नजर आया। और उसके बाद जिस तरह से ये जो मुद्दे वो लेकर आए हैं संसद में, और ये मनरेगा को लेकर खास तौर पर, ये जिस तरीके से इस पूरे कानून को जिसे कहा जाए कि एक जो मजदूरों का अधिकार था, जो जनता का अधिकार था, उस अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। रोजगार पाने का जो अधिकार था उसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारे तमाम मुद्दे हैं, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो, और जो एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे बात कर रहे थे प्रशांत जी भी, कि जो लेबर कानून में इन्होंने बदलाव किया है, जिस तरह से हड़ताल करने की एक जो कहा जाए कि वो उसको सीमित कर दिया गया है उसके अधिकार को भी। तो हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं इस सरकार के द्वारा, और वो जो चाहे मनमाने इस तरह के कानून पास करवा दे रहे हैं या कानूनों को ला रहे हैं, विधेयकों को ला रहे हैं जो जन विरोधी हैं, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनके विरोध में ये कानून है। आप क्या बात करेंगे? देखिए मनरेगा में कौन आते हैं, किनको रोजगार मिलता है? जो सबसे गरीब, पिछड़े, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कहीं पर भी कोई रोजगार नहीं मिलता, तो उनको ये एक गारंटी है कि उन्हें मनरेगा में काम मिल जाएगा, ये उसकी गारंटी है, इसका अधिकार था। लेकिन इसमें जितने प्रावधान हैं सब बदल दिए गए हैं,
60 दिन काम नहीं मिलेगा, उसके बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि क्या काम होगा नहीं होगा। पहले ये पंचायती राज के तहत जिसको मजबूती दी गई थी तो ग्राम पंचायतें और लोकल बॉडीज तय करती थी, उनके हाथ से अधिकार छीन लिए गए हैं। यानी हर तरह से जो एक पिछड़ा तबका है, जो एक गरीब तबका है, उसको कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। और जो मदद कर रही है वो अपने, अगर कहा जाए उद्योगपतियों के लिए, अपने उन मित्रों की मदद के लिए ये सारे कानूनों में इस तरह के फेरबदल ला रही है। और ये जो चीजें हैं, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो ये एक बड़ा तबका रहता है, जो एक मजदूर वर्ग है या जो एक सर्वहारा वर्ग से आता है, या पश्चिम बंगाल में लेकर इस चीज को एक जन चेतना और जन आंदोलन का भी बहुत परंपरागत इतिहास रहा है। ट्रेड यूनियन वहां पर जिस तरीके से रही है, और ये नए जो ये लाए गए हैं लेबर और श्रम कानून, उसमें तो ट्रेड यूनियन का इतना उनके अधिकारों को और उनकी पूरी भूमिका को ही इतना नगण्य कर दिया गया है। तो क्या ये चीजें वहां तक नहीं जाती है? वहां तक पहुंचती हैं, और इसका रिपरकशन, इसका विरोध नजर आता है। जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नदिया में गए, जा रहे थे, नहीं पहुंच पाए और उनका विरोध हुआ और इस तरीके से लगाए गए। लेकिन मुझमें इसमें कुछ और भी नजर आता है, जैसे प्रशांत जी रीड कर रहे थे, ये सारी चीजें एक दिखाने की भी होती है। एक विक्टिम कार्ड खेलने का भी मोदी जी को बहुत शौक है। मैंने ये देखा है कि वो हर जगह एक अपने विक्टिम कार्ड को भी जरूर यूज करते हैं, क्योंकि जब बिहार में भी चुनाव थे, जिस तरह से जो विपक्ष की रैली थी और उनके जो कार्यक्रम थे, वोटर अधिकार यात्रा और तमाम कार्यक्रमों में कुछ जो मोदी जी की मां को लेकर कुछ नारे या कुछ इस तरह की बात हुई थी, जबकि वो कोई भी ना विपक्ष के मंच से लगा था और ना ही वो कोई कांग्रेस या आरजेडी का कोई समर्थक था। लेकिन उसको कितना तूल दिया गया कि प्रधानमंत्री की मां के लिए कहा गया। फिर पंजाब वाली आपने बात बताई कि वहां के सीएम के लिए उन्होंने ऐसा कहा। अभी हाल ही में देखिए कि जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी SIR को लेकर, वहां पर जिस तरह से एक महिला ने, जो कि कोई ना मंच से बोला गया था और ना ही कोई वो प्रतिनिधि थे, वहां पर वो इस तरह का नारा लगाया गया कि तेरी कब्र खुदेगी, और वो इन सब चीजों को पकड़ते हैं और एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और इस विक्टिम कार्ड के जरिए वो अपने समर्थकों, अपने अंधभक्तों को, उनके अंदर ये एक नैरेटिव देते हैं कि देखिए, विपक्ष आपका जो एक देवता है, जो एक नॉन बायोलॉजिकल आपका एक देवता है, जो आपके तीर्थ स्थान पर रहता है, उसको कैसे विरोध किया जाता है। केवल मोदी को गिराना या नीचा दिखाना ही इनका काम है। तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलकर अपने लिए, अपने समर्थकों के बीच और वोटर्स के बीच ये सारी बातें बनाने की कोशिश करते हैं। शायद उनको लगता हो इससे उन्हें कुछ सफलता मिलती होगी, लेकिन लोग इन चीजों को जानते हैं, क्योंकि सही मुद्दे क्या हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कैसे मनरेगा में उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है, कैसे लेबर कानूनों को बदला गया, कैसे पूरी हमारी जो न्यू ये एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पूरी शिक्षा को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि छात्रों को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया जा रहा। मतलब अजीब सी बात लगती है, इसके पीछे क्या तर्क है? या जो इतिहास में से कई इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने गायब कर दिए मुगल हिस्ट्री के, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बदल दी है। क्यों इस तरह से आप चीजों को कर रहे हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट की कहीं कोई पर बात नहीं होती है। और ये तमाम चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, और बंगाल की जनता उस लिहाज से ज्यादा जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर। और जिस तरह से टीएमसी की सरकार है, टीएमसी के नेता वहां जिस तरह से हैं, और संसद में वो जितना मुखर नजर आते हैं, संसद के अंदर और बाहर, और जितने वो सचेत और जागरूक है। मैं कहूंगी बिहार में ऐसे नहीं है नेता। बिहार के में चाहे आरजेडी हो या बिहार के जो भी विपक्षी दल हो, वो इस लेवल पर आकर, जो आप कल्याण बनर्जी को या टीएमसी की महुआ मोइत्रा को या उनके और तमाम नेताओं को देखते हैं कि वो जो सही मुद्दे लाते हैं और जिस तरीके से विरोध करते हैं पूरा ठोक बजा के, वो आपने बिहार में या यूपी में उस तरह की चीजों को आप नहीं देखेंगे। तो बंगाल एक बिल्कुल अलग तेवर का राज्य है। मोदी जी को पता है कि यहाँ की लड़ाई जो है उनके लिए सबसे मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार भी नहीं है। तो डर तो ये जरूर उनके अंदर व्याप्त है, बहुत ज्यादा डर है। पिछली बार भी उन्होंने दीदी और दीदी कहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और वो जान गए कि इस दीदी से वो इतनी आसानी से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये डर उनके अंदर भीतर तक समाया हुआ है, और यही बात है कि वो घुसपैठियों का नाम लेते हैं, इस तरह की बात करते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं, जो उनको लगता है कि उनके समर्थकों और उनके वोटर्स के लिए एक
विक्टिम कार्ड के जरिए या उनकी सिंपैथी के जरिए या इस तरह का जो उनका एजेंडा है उसको वो जेनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक चलता नहीं है और ये चीज अब बहुत नजर आ रही है। और जैसे मैं इस पे ये भी कहना चाहूंगी, आपने उत्तर प्रदेश की भी बात करी कि एसआईआर में क्यों वहां पर इतने लंबे समय तक चलाया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत एक अहम राज्य है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां जिस तरह से वहां ही हारने की वजह से, इतनी कम सीट लाने की वजह से 240 पर बीजेपी सिमट गई। तो वहां पर जो है 2029 के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं और 27 से भी ज्यादा तो मैं कहूंगी 29 के लिए है, 27 के लिए तो है ही है। तो यहाँ वहां पर देखिएगा आपकी बहुत सारी इन चीजों का होगा, बहुत झोलझाल वहां पर होंगे। और जो प्रशांत जी ने भी कहा और लोगों ने भी कि इतने बड़े स्तर पर नाम काटना, और खुद आपका मुख्यमंत्री वहां पर ये कह रहा है कि वो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, तो आप उस अंदर खाने की वहां की पॉलिटिक्स को समझिए कि जो वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष चुन के जाते हैं वो कौन है, क्या वो अमित शाह के आदमी है? किस तरह से पिछली बार भी जो वहां पे योगी हैं उनके जो है उनको कहा कि उनको सीट वितरण में कोई फैसला नहीं करने दिया गया, किस तरह की टसल है। और 2029 के लिए सारी चीजें चल रही हैं, मुझे तो ये नजर आता है एसआईआर में। और बीजेपी की एक बहुत गहरी नजर जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए है। ये सारी तो तमाम बातें हैं ही हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बता रही थी ये जो जन विरोधी फैसले ले रहे हैं और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगी कि आशा आप बाद में बात करें या मैं अभी करना चाहूं तो राहुल गांधी जिस तरह से अभी जर्मनी दौरे पर गए और जिस तरह से वो वहां गए और यहाँ पर एक गलत नैरेटिव किया जाता है हमेशा कि इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जब पार्लियामेंट में चल रहे थे तो क्यों वो हमेशा विदेश यात्राएं करते हैं या विदेश जाते हैं। विदेश तो प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन आप इस बात को समझिए जब संसद में जनता की आवाज ना सुनई जा रही हो, जब संसद में जन विरोधी कानून लाए जा रहे हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और उनको उनकी रोटी का भी हक मारने का काम हो रहा हो, तो क्या ये नहीं लगता है कि संसद के बाहर इस मुहिम को ले जाना चाहिए, लोकतंत्र की आवाज को उठाना चाहिए? और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर आपको बात बताएं तो एक स्टेट्समैन की हैसियत से वो आज वहां पर गए हैं। वो तो आप कहीं किसी G20 या ऐसे सम्मेलन में जाइए तो किसी राष्ट्र का मुखिया होने के नाते आपको वहां पे मिलेगा ही इनवाइट, वहां पे आपकी क्षमता या आपकी योग्यता को नहीं देखा जाएगा। लेकिन वहां राहुल गांधी गए हैं अपनी एक वैश्विक दृष्टि की वजह से, एक स्टेटमैनशिप की वजह से। वहां जो उन्हें 127 देशों के प्रोग्रेसिव जो अलायंस है जिसमें सिविल सोसाइटी और ये तमाम लोग शामिल हैं बुलाया गया है और एक प्रेसिडियम की हैसियत से यानी एक अध्यक्षीय हैसियत से, तो सोचिए उनका कद वहां पर कितना बड़ा है। और वहां वो एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमारे मोदी जी जाते हैं तो वहां एक भीड़ आ जाती है, वो उनके गुजराती समर्थकों की ढोल ताशे बजते हैं, 2-4 महिलाएं रो रही होती हैं, हमारे भगवान आ गए, हमारे भगवान को देखने के लिए हम खड़े हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो सब वहां पर वैसे नजारे और नाटक नहीं होता। वो जाते हैं तो वो संवाद करते हैं। राहुल गांधी वो ट्रेड यूनियन के लोगों से मिलते हैं, वहां के इकोलॉजिकल और जो ये तमाम मुद्दे उठाने वाले एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, या वो क्लासरूम्स में जाते हैं, वो छात्रों से संवाद करते हैं। वहां वो भारतीय लोकतंत्र में अभी जो चुनौतियां आ रही हैं उसको सामने रखते हैं। क्या इन चुनौतियों को उठाना क्या ये देश के लिए जरूरी नहीं है? वैश्विक पटल पर अपने देश में जो लोकतांत्रिक हालात है उनकी सच्ची तस्वीर अगर इंडियन डायस्पोरा भारतीय समाज के सामने रखना, क्या ये हमारे लोकतंत्र के साथ ईमानदारी नहीं है? मैं कहूंगी आज राहुल गांधी है जो लोकतंत्र को लेकर इतना बड़ा ईमानदार प्रयास कर रहे हैं वैश्विक पटल पर और उनकी स्वीकार्यता बनी है। उनको वहां बुलाया जाता है, उनकी बातों को सुनने के लिए लोग वहां जमा होते हैं और एक तरफा बातें नहीं होती हैं, वो वहां संवाद करते हैं और वो उनकी बातों को भी सुनते हैं। और ये तस्वीर जो हमारी हकीकत में हमारे समाज, हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, जो हमारे संसद के अंदर और बाहर जिस तरह से जन विरोधी चीजें चल रही हैं, उनको लेकर अगर वो चर्चा करते हैं तो हमें उसको जानने सुनने का जरूर है। और एक पब्लिक ओपिनियन सिर्फ देश में नहीं बनता है, एक दुनिया में भी पब्लिक ओपिनियन बनता है। आप ये समझिए, लोग कहते हैं कि वो जाकर देश के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, पर क्या ये जरूरी नहीं है कि एक जो कंस्ट्रक्टिव बातें हैं,
जो एक कहा जाए एक सही क्रिटिक है वो भी पेश किया जाए कि आज क्या हालात है, क्या वास्तव में हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों को संजो के बचा के रख पा रहे हैं जो इतने वर्षों से 75 साल से हमारे देश ने तैयार किया था। और ये एक वैश्विक ओपिनियन तो बनता ही है, हर नेता बनाते ही हैं। आज जो हो रहा है, चाहे हम Epstein फाइल्स की बात करें या जो हम ट्रंप को लेकर बात करें, या वहां पर ये इतनी बड़ी बात है अमेरिका में कि वहां ट्रांसपेरेंसी के लिए इतनी बड़ी बात हो रही है कि लोगों के सामने ये चीजें आनी चाहिए। उसका असर क्या होगा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बड़ी बात है। ये एक लोकतंत्र की बुनियादी चीज है, लेकिन क्या वो हमारे देश में होता है? बोलने नहीं दिया जाता। बहुत इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, हम जानते नहीं हैं, जहां जजेस की आवाज चुप करा दी गई है, जहां पर लोगों को बोलने नहीं दिया गया है। संजीव भट्ट जैसे लोगों का क्या होता है या और लोगों का क्या होता है, ऑलरेडी सिर्फ विदेश में एक फाइल में क्या खुलेगा उसकी बात नहीं है, वो कितने बड़े ऐसे घोटाले और ऐसे बड़ी चीजें फाइल्स हमारे देश में खुद मौजूद हैं जिनको बिल्कुल कवर अप करके ढांक के छिपा के रखा जाता है, खुद नहीं बोलने दिया जाता और जो बोलता है उसे खामोश कराने की कोशिश की जाती है। तो लोकतंत्र में आवाज उठाने की आज कहां पर इतना बचा है, ये जो है इस चीज को लेकर अगर आवाज राहुल गांधी वैश्विक पटल पर उठा रहे हैं तो वो क्या खराब कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र को लेकर ये बहस नहीं होनी चाहिए? और वो मैं तो कहूंगी कि वो एक भारत का एक दूसरा पक्ष पेश कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पक्षीय हमेशा नहीं बन सकते। एक जिसे कहा जाता है कि एक नकली नेशनलिज्म को ओढ़कर आप जा रहे हैं उससे नजर नहीं आता है, लोगों को सच्चाई समझ आती है। वहां भी जो एनआरआई रहते हैं वो जानते नहीं है कि हम डंका पीटते हैं कि अमेरिका से इतने अच्छे संबंध हैं हमारे, लेकिन हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोका जाता है। हम कहते हैं संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां से डिपोर्ट किए जाते हैं हमारे नागरिक हथकड़ियां पहनाकर और हम एक शब्द नहीं बोल पाती है हमारी सरकार, हमारे मुखिया। क्या ये हम देखते नहीं है कि कौन सा डंका पिट गया है? कौन से विश्व गुरु आप बन गए हैं जब आप अपने नागरिकों के लिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं? आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहे हैं। आपको अभी ट्रेड डील में भी क्या होना है कुछ पता नहीं है। तो आप कहीं भी अगर कहा जाए फॉरेन डिप्लोमेसी में भी, और सही बात कर रहे थे, बांग्लादेश और ये नेपाल, ये जो हमारे जो कहा जाए बिल्कुल करीब के जो देश थे, एक समय में भारत इनके लिए एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से रहा है और इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत एक इम्पोर्टेंट एक डिप्लोमेसी और राजनीति और ये पूरा भारत की भूमिका रही है, जो ये धीरे धीरे इसका शरण हो गया है, खत्म होती जा रही है। हम अपने पड़ोस में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते संभाल नहीं पा रहे और हम अपने आप को डंकापति और हम अपने आप को विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो वास्तविक तस्वीर रख रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक स्तंभों और लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर वो सही बातें उठा रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें चुना जाना चाहिए, ना कि उस गोदी मीडिया को जो इसे एक गलत नैरेटिव में पेश करता है। और एक बात और छोटी सी जोड़ूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री इस समय यात्राएं कर रहे हैं या और भी उनकी यात्राएं करती है, अभी इथोपिया की यात्रा करके आए हैं, बहुत से अफ्रीकी देशों में गए हैं, तो ये जरूर उसको उठा के उसके बाद देखिए कि वहां पर जो भी डील्स होती हैं या जिस तरह के वहां कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं अभी इथोपिया में, वहां पोर्ट्स को लेकर या बहुत सारी चीजों को लेकर, वो किस कंपनी को मिलते हैं? अडानी को मिलते हैं, जो उनके नजदीकी हैं उनको मिलते हैं। तो क्या वो इनके लिए डील्स करने के लिए जाते हैं? उसका क्या होता है, ये लोगों को जरूर उन यात्राओं से लौटने के बाद विश्लेषण करना चाहिए कि देश के हिस्से आया क्या? देश के हिस्से डिपोर्टेशन के समय हथकड़ी में पहने हमारे लोग आए, हमारे लोगों के लिए ये 50% का टैरिफ आया, हमारे लिए ये जो है सारी डील्स खराब हुई, ये हमारे हिस्से आया, ये अपमान हमारे हिस्से आया, या फिर जो सारी डील्स हैं, जो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और वो सारी चीजें हैं वो उनके सबसे पसंदीदा उद्योगपतियों के हाथ आई, वो जाकर जो विदेशों में केवल एक वो डील्स करने के लिए जाते हैं। तो लोगों को इसमें भी एक स्टडी करनी चाहिए। यही कहना चाहूंगी, ये तमाम चीजें हैं, लोगों को अंदर जाके ये छानबीन करनी चाहिए। केवल रेटरिक और नारेबाजी या एक खोखले नेशनलिज्म से हम अपने देश का भला नहीं कर सकते। भला तभी कर सकते हैं जब हम एक सच्चे समीक्षक बने, अपना जो सही हालात हैं वो अगर हम रखें एक विश्व पटल पर और विश्व परिप्रेक्ष्य में और उसकी एक समीक्षा करें और उसको बदलने की कोशिश करें। फॉर चेंज, हम चेंज के लिए प्रयास करें, ना कि हम एक झूठी चीजों को गढ़ने के लिए और आंखों में पर्दा डालने के लिए और ढोल बजाकर पीटने से
जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाती है। हम उससे ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन जाएंगे, हम उससे कोई इतना बड़ा कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी सच्चाई है वो वैश्विक पटल में हमारे जो वहां रहने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं, जो हमें रेमिटेंस भेजते हैं उन्हें मालूम है कि वो किन हालातों में रह रहे हैं। जब अभी यूएस में उनके लिए वीजा को लेकर तमाम तरीके को दिक्कतें की गई हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे देश के जो मुखिया हैं वो केवल सिर्फ हाथ मिलाने का काम करते हैं, गले मिलने के लिए आतुर रहते हैं, फोटो खिंचाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन वो वही हमारे ही लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपनी राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन पूरे विश्व में बनता है, ये भी आज समझना जरूरी होगा। क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज हो रहा है, जो एक घोर दक्षिणपंथी राजनीति पूरे विश्व में जो छाती जा रही है, उससे भी एक लड़ाई ये सभी समुदायों को, सभी सिविल सोसाइटियों को साथ लेकर लड़ने की बहुत जरूरी है और एक वैश्विक ओपिनियन बनाने की जरूरत है, जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर और स्टेट्समैन के तौर पर कर रहे हैं आज विदेश में। मैं तो कहूंगी इसकी चर्चा आज एक बड़े स्तर पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। जरा संजय जी आपके पास आऊं, लेकिन सोनिया गांधी के उस वीडियो को जो शुरुआत में दिखाया था उसको एक बार फिर दिखाना है ज़रूरी है। लड़ाई की बात हो रही है और चुनौती, लड़ाई नहीं चुनौती कह सकते हैं, और वो भी अब सोनिया गांधी दे रही हैं। इसके क्या मायने हैं, ज़रा उस पर भी चर्चा हम करेंगे। पहले सुनिए इसको। सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। तो सुन रहे थे संजय जी, यहाँ पर साफ साफ लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की बात कर रही हैं, जनता की बात कर रही हैं। मनरेगा का दरअसल यहाँ जिक्र आया था, और मनरेगा को 20 साल इतनी मेहनत से एक पौधे को जैसे सींचा जाता है उस ढंग से सींचा गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश इसके ज़रिए हुई। लोगों के हाथ में रोजगार हो, रोजगार की गारंटी देती हुई ये योजना थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। अब दूसरी योजना लेके आए हैं, जी राम जी योजना। चलिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस योजना को ख़त्म करके क्या फ़ायदा हो रहा है, इस पर चर्चा हम लोग 2-3 दिनों से लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सोनिया गांधी इस पे अपनी बात रख रही हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत ही मजबूती के साथ सड़कों पे चुनौती पेश करने की, लड़ाई करने की तैयारी में है। कैसे देखा जाए, और क्या यहाँ से, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई असर पड़ते हुए आप देखते हैं? मोदी चुनाव जीतते हैं वोट चोरी से, या वोट चोरी जैसी दूसरी व्यवस्था से, हम पूरे को संक्षेप में वोट चोरी मान लें। और बाकी सब जो वो करते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने या उनका पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए बाकी सारा काम इसलिए करते हैं कि उनको कुछ काम मिले, उनकी कुछ सक्रियता रहे, पार्टी से जुड़ा हो, और एक क्या बोलते हैं, कोई माने उनमें दोनों भी संबंध रहे, कार्यकर्ताओं और नेताओं में, या उनमें एक नजदीकी बनाए। तो मैं सारे बीजेपी के सारे प्रोग्राम को, अब पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब ये क्लियर है कि बीजेपी के जो भी मेजर प्रोग्राम है वो ऐसे ही हैं जिससे कार्यकर्ता नेता जुड़े और वोटर को ये बताया जाए कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, या इस ग्रुप के लिए ये वाला नेता करता है। और जैसे वो पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पे लोग उनके कार्यकर्ता होते हैं, सब कांटेक्ट होता है और सबको व्हाट्सएप से मैसेज भेजा जा सकता है, तो वो सब बहुत
क्या बोलते हैं, बढ़िया नेट बुना हुआ करके या बढ़िया जाल बनाकर ये लोग काम कर रहे हैं और उसमें सरकारी योजनाओं को उसी ढंग से बनाया या उपयोग किया जा रहा है जो उसमें है। उस पर आने से पहले मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा की आलोचना की थी और ये भी कहा था कि उसमें घपले हो सकते हैं और ये भी कहा था कि वो जो माने गड्ढा भरो और ये और माने उनके कहने का घुमा फिरा के मतलब यही था कि किसी को भी ठेकेदार उसमें पैसे कमा सकता है, काम नहीं हो, कागज पे काम दिखाकर पैसे बनाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सब उन्होंने पहले कहा था और ये कहा ही था कि गड्ढा भरने का काम है आपकी, उसका इमारत है, विफलताओं का इमारत है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मनरेगा जैसी योजना की पूरी आलोचना की थी और अब जो उसको चेंज किया है, उसमें जो संशोधन या परिवर्तन है, वो मुझे लगता है, मैंने वो तो कह ही रहे थे कि पहले कमाया जा सकता है, लेकिन माने ये संभव नहीं है कि हर जगह मजदूरी जो दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं उनका आई कार्ड और उनका भी KYC किया जाए वगैरह वगैरह, जैसे उन्होंने बैंकों के लिए किया है, वो इन तरह की दिहाड़ी मजदूरों के लिए नहीं है। और यही प्रॉब्लम या यही शिकायत मोहल्ला क्लिनिक में भी थी कि मोहल्ला क्लिनिक में जो दिखा रहे हैं उनका नाम नहीं है, उनका मोबाइल नंबर नहीं है या ब्लैंक है, लेकिन वोटर लिस्ट में वो ब्लैंक चलेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जब वो सबके लिए फ्री है तो जो दिखाने आया उसका नाम पता क्यों होना चाहिए? मतलब ठीक आइडियली होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं था तो वो भ्रष्टाचार हो गया और वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं है, मकान नंबर 0 है तो वो ठीक है। तो मोदी जी जो कहें वही ठीक और बाकी दूसरे लोग जो करें वो सब भ्रष्टाचार, वो इस तरह से साबित करते रहे और ये सब करते रहे। उसमें जैसे आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना में क्या है, अगर किसी गरीब को माने आम आदमी को जो मध्यम वर्गीय है, ठीक ठाक परिवार में है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी या उसको वो खुद कर लेगा। लेकिन आमतौर पे ये जिस गरीब वर्ग के लिए है वो बिना किसी कार्यकर्ता के या बिना पॉलिटिकल कांटेक्ट के इसका फायदा उठा ही नहीं सकता, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। जिस गरीब के लिए तो वो गरीब अगर लोकल नेता किसी गरीब की मदद कर सकता है, जो पहले NGO वगैरह कर देते थे, तो अब NGO वगैरह सब बंद हो गया, FCRA बंद हो गया, तो अब ये सरकारी योजना है जो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता किसी नेता किसी मजबूर को मदद करेगा और बीजेपी की साख बढ़ेगी, बीजेपी का नाम बढ़ेगा, खर्च सरकारी होगा। तो इस तरह से सारी योजनाएं, जैसे मुफ्त राशन है, अब मुफ्त राशन में तो मोदी जी ने कहा कि हम राशन फ्री बांटते हैं, फोटो उनका लगा ही हुआ है और नमक का दाम वो मांग ही चुके हैं, और अगर यही काम दूसरी पार्टी करती है तो वो रेवड़ी हो जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने सब कुछ इसी हिसाब से बनाया हुआ है या बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं कि हम जब तक सरकार में रहें तो इस तरह की योजनाओं का पॉलिटिकल फायदा मिले और वो पॉलिटिकल फायदा ये हो कि जो सरकार कर रही है वो बीजेपी कर रही है। और यही कहा गया है, यही प्रचारित किया जाता है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के विरोधी है, ये है वो है, जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ सच बोला जाता है वो किया जाता है। तो ये सब करके मुझे लगता है कि मोदी जी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका उपयोग या उनको इस ढंग से ट्यून कर रहे हैं कि उसका फायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए बीजेपी को मिलता रहे। और चूंकि इन्होंने ये व्यवस्था कर ली है SIR के जरिए या दूसरी तरह से कि ये चुनाव कभी हारेंगे ही नहीं, और मनरेगा जैसी योजनाओं से या प्रचार से लगेगा कि मोदी जी ने कुछ क्रांतिकारी किया है, चाणक्य नीति लागू कर दी है जिससे जनता जीत रही है, जिससे वो बार बार चुनाव जीतते हैं। तो चुनाव वो जीत रहे हैं वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से या वोट चोरी से या जो कुछ भी। और दिखावा ये है कि हमने मनरेगा को बहुत ईमानदार बना दिया। पहले तो उसमें भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश थी, अब उसमें कुछ नहीं है, अब वो तो बिना आई कार्ड के नहीं मिलेगा, बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो आधार कार्ड वहां लागू होगा, लेकिन वोटर लिस्ट के लिए वो आधार कार्ड लागू नहीं है। तो जहां उनको जिससे फायदा है उससे वो काम करते हैं और उसमें तत्काल पलट जाते हैं। जो भी काम करते हैं वो तात्कालिक फायदे के लिए करते हैं और उसमें उनको पहले क्या उन्होंने कहा था उसकी चिंता नहीं है और उसको उनका जो प्रचार तंत्र है वो मैनेज कर लेता है। और ये सब नहीं हो पाता है कि उन्होंने पहले ये कहा था, अब वो कहा, बदल गए वगैरह वगैरह, वो सब वो मैनेज कर लेते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो अब 10 साल में उन्होंने यही व्यवस्था की है कि सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिले पॉलिटिकल, और उन्होंने चुनाव जीतते रहने की व्यवस्था कर ली है, जिसमें चुनाव आयुक्त से लेकर के बाकी सारी बने वोटर लिस्ट, SIR सब कुछ है। SIR जो है वो बेसिकली जैसा मैंने कई बार कहा चुका, सुप्रीम कोर्ट में कहा जा चुका, सब जगह हो चुका कि SIR चुनाव आयोग करा ही नहीं सकता है या इस लेवल पे नहीं करवा सकता है, या जो करवाया उसमें भी कानून की उपेक्षा हुई, उसका भी पालन नहीं हुआ, ये सब कुछ हो चुका। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसको रोका नहीं है और वो चल रहा है। मैं जो समझ रहा हूँ या मैंने जो देखा, ढूंढा, समझा या पढ़ा,
उससे मुझे लग रहा है कि 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नागरिकता अधिनियम 1955 में बड़ा संशोधन किया गया था। उसमें 3 बेहद वो किए थे। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को कानून में जोड़ा गया, नागरिकता जन्म से मिलने के नियम बदले गए, और तीसरा था कि 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों के मामले में जरूरी है कि माता पिता में एक भारतीय नागरिक हो। तो ये सारी चीजें SIR के जरिए इंप्लीमेंट की जा रही है। काम ये सरकार का था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। 2003 के बाद इसको इंप्लीमेंट होना था। 2003 के बाद आधार बना। आधार के समय विवाद ये हुआ कि किसी का आधार बने, किसका नहीं बने, जो तो सब बराबर है, सब नागरिक बराबर है, इसलिए आधार बना दिया गया। तो आधार में वो बात हुई नहीं जो ये चाहते थे या जो बीजेपी चाहती थी। तो अब वो SIR के जरिए किया जा रहा है कि एक नागरिक रजिस्टर बनेगा। वोटर लिस्ट जो होगा वो सिटीजन रजिस्टर होगा, और ठीक है, वोटर लिस्ट सिटीजन का ही होता है। तो सिटीजन रजिस्टर ये बनाने के नाम पर वो सिटीजन रजिस्टर बना रहे हैं। उसमें मकसद ये भी है कि जो हमारे वोटर नहीं है उनको हटा दिया जाए। उसी का नतीजा है कि बहुत ज्यादा लोग हट जा रहे हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारे नियम है वो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे विस्तार में बताऊं कि SIR के तहत किनको हटाया जा रहा है, किनको रखा जा रहा है, तो वो काफी लंबा हो जाएगा। सबने मैंने पढ़ा है, लिखा है। तो लेकिन उनका मकसद ये है कि SIR के जरिए वोटर को हटा भी दिया जाए, अपने ही वोटर को रखा जाए। जो अभी बात हो रही थी कि योगी जी परेशान है कि हमारे वोटर भी निकल गए, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अपना नाम, मेरा नाम वोटर लिस्ट में रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत उसके लिए सीरियस नहीं हूं, और मेरा मानना है कि चुनाव से पहले फिर एक बार वोटर लिस्ट रिवाइज होगा ही, तब मैं अपना नाम डलवा लूंगा। लेकिन BLO परेशान है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में कैसे रहे। उसने मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को फोन किया कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और उसका मैंने उससे कहा कि मेरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कागज पूरा नहीं है तो आप मत लिखो। तो मैं तो उसी पते पे रह रहा हूँ जिसपे 2003 में रह रहा था, और सारा विवरण वही है। तो मेरा नाम वो हटाएंगे कैसे? लेकिन मुझसे वो 2003 के पहले का विवरण मांग रहे हैं, इसलिए कि मैं 2003 के पहले, माने मेरे माता पिता भारत के नागरिक हैं कि नहीं, मेरी पत्नी भी भारत की नागरिक है कि नहीं, ताकि बच्चे भारत की नागरिक हैं कि नहीं, ये सारी पुष्टि हो जाए जो नागरिकता नियम के अनुसार जरूरी है। और इसके लिए वो मेरा विवरण मांग रहे हैं, और मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा नाम हटा दो। वो हटा नहीं सकते क्योंकि मैं उसी पते पे रह रहा हूं। तो वो उनकी परेशानी है, और ये परेशानी दिख रही है, इसीलिए यूपी में आधार की तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, क्योंकि हटाना भी उतना आसान नहीं है। समझ में आ गया संजय जी, आपके कारण बढ़ रही है तारीख, आपके कारण बढ़ रही है। ये अब आज ये अंदर की बात आज आपने बता दी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशान योगी आदित्यनाथ को आपने कर रखा है, और चुनाव आयोग को। मैंने नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ, मैंने ढूंढ लिया है। BLO आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप अपना नाम नहीं जुड़वा रहे हैं। देखिए आप, और ये आपके नाम से तो नहीं लगता कि आप घुसपैठिए हैं, क्योंकि वो जिनको आइडेंटिफाई करते हैं उसमें आपका नाम संजय, नाम तो घुसपैठिया नहीं हो सकता, है ना? तो लेकिन मैं बीजेपी का वोटर नहीं हूँ, वो भी क्लियर है, इसलिए मुझे छोड़ना भी है। और ये भी पता है कि मुझे छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, इसलिए मुझे वो छोड़ नहीं सकते हैं। और डालने के लिए मैंने इंटरनेट पे डायरेक्ट डालने की कोशिश की, तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो सब डिटेल जरूरी है, और वो डिटेल जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक वो भी नहीं डाल सकता है, इसलिए वो मुझे मांग रहा है। नॉर्मल कोर्स में आम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पता है कि छोड़ देंगे तो क्या होगा, या मैं हंगामा करूंगा या सारी पोल खोल दूंगा। तो इसलिए ये दिक्कत है। बुनियादी तौर पे वो चाहते थे कि लोगों का नाम हटा दिया जाए, वही हो रहा है, लेकिन अब हटाने में भी दिक्कत है कि ऐसे लोग हट जा रहे हैं, माने हम जैसे लोग हट जा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है, और इसलिए परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी का सबब अब समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अमलेंदु जी। समय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिया, 7:15 हो रहा है। जल्दी आगे बढ़ते हैं, एक राउंड और शॉर्ट में सबसे आग्रह के साथ। लेकिन अमलेंदु जी, सोनिया गांधी की एंट्री को कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, सोनिया गांधी की एंट्री जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, और जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा भी है कि वे 20 संघर्ष किया था, और ये वास्तव में एक संघर्ष का ही राजीव जी परिणाम था, और जो लंबे समय इस पे काम हुआ था। और सोनिया गांधी का ही संघर्ष नहीं राजीव जी, इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं,
लगभग सभी आंदोलनों में ये नारा लगता रहा है कि बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो, इस तरह के नारे लगते रहे, और काम को मौलिक अधिकार घोषित करो, ये नारे लगते रहे। इस पर बड़े आंदोलन हुए। बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद ये मनरेगा लेकर आया गया था, और इसको फिर ये काम के मौलिक अधिकार की तरीके से ही इसको परिभाषित भी किया गया कि काम मांगना जो है वो अधिकार है व्यक्ति का, और सरकार को काम देना होगा। अब जो सरकार लेकर आई है राजीव जी, उसमें तो ये आपने मौलिक अधिकार ही छीन लिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या ये जो वीबी जी राम जी लाया गया है राजीव जी, क्या ये मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या बातें करता है वो अलग की बात है, चूंकि हमारे सीजीआई साहब तो कह चुके हैं वो अखबार नहीं पढ़ते, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नेता विपक्ष की नहीं देखते हैं, और अखबार में कुछ छप जाए तो उसमें वो किसी संस्था को नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तो राजीव जी हाल हो रहा है हमारी सर्वोच्च अदालतों का, जिनके ऊपर संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी है, वहां से इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। बहरहाल, लेकिन एक बहस राजीव जी ये निश्चित तौर पर खड़ी हो गई है कि क्या ये सरकार अब मौलिक अधिकारों को छीनने की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि मोदी जी ने जो अपना ब्लॉग लिखा था उसमें उन्होंने कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन मौलिक अधिकारों की बात नहीं की थी कि जनता को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। तो जनता अगर अपने कर्तव्य निभाएगी तो क्या सरकार के कर्तव्य नहीं है? तो ये राजीव जी एक बहस हो रही है। तो सोनिया गांधी ने आज उसी बात को याद दिलाया है कि ये जो मनरेगा बना था वो आसानी से ऐसे नहीं बन गया था, इसके लिए संघर्ष था, और संघर्ष के बाद जो था ये मनरेगा बनकर आया था और इसको लागू किया गया था, और ये एक तरीके से रोजगार गारंटी कार्यक्रम था। दुनिया में राजीव जी पहला भारत ऐसा देश था जिसने इस तरीके की रोजगार गारंटी दी थी इस योजना के जरिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा कि बात महात्मा गांधी के नाम की नहीं है, यहाँ तो आप अधिकार छीन रहे हैं नागरिकों का, तो ये सरकार नागरिकों के अधिकार छीनने पर उतारी है। ये राजीव जी इससे समझा जा सकता है। तो सोनिया गांधी का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि कल जयराम रमेश बता रहे थे कि इस मसले को लेकर 27 तारीख को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। डी राजा सुबह बता रहे थे, जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि वामपंथी दल जो है वो 22 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी की जो आज एक अपील है राजीव जी, ये पूरे देश में एक तरीके से आंदोलन को खड़ा करने की अपील भी समझा सकता है कि ये सरकार जिस तरीके से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनना चाहती है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो। ये है राजीव जी। अब जो एसआईआर का मसला है राजीव जी, उसमें 2-3 चीजें बड़ी चिंताजनक हैं। एक तो ये कि अगर 10 से 12 करोड़ नाम काट दिए जाएंगे तो क्या एक देश के बराबर नाम काट दिए जाएंगे? तो ये जो नाम कटेंगे या इनको कोई अलग देश दिया जाएगा? मोदी जी क्या कुछ इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अलग देश दे देंगे 10-12 करोड़ लोगों को? क्या फिर भारत के टुकड़े करेंगे मोदी जी? जो उनकी जो पुरखे हैं वो तो भारत के विभाजन के समर्थक रहे हैं, उन्हीं की तरफ से लाया गया था भारत विभाजन का एक सूत्र जो देखा जाए सावरकर की तरफ से। तो क्या इस तरफ सरकार बढ़ रही है? दूसरा राजीव जी जो खबरें हैं वो ये है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, इम्यूनेशन फॉर्म नहीं भरा, तो क्या ममता बनर्जी का नाम चुनाव आयोग काट देगा, बांग्लादेश भेज देगा ममता बनर्जी को भी? और राजीव जी मैंने सुना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता जो हैं वो खुला आरोप लगा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा घुसपैठिया जो है उसको तो आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उनका इशारा शायद जो शांतनु ठाकुर है केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ है। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। मोदी जी जब गए थे राजीव जी बांग्लादेश पिछले चुनाव के समय, तो क्या मोदी जी अब फिर जाएंगे बांग्लादेश? अब बांग्लादेश में वहाँ जो कुछ हो रहा है राजीव जी, क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी वहाँ बचाने के लिए? और राजीव जी आपको याद होगा कि मोदी जी जब पिछली बार बांग्लादेश गए थे और उस मंदिर में जब पूजा अर्चना करके आए थे, उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं और उसके बाद वहाँ हिंदुओं पे कितना बड़ा संकट आया है। मोदी जी जब वहाँ थे तभी वहाँ हिंसा शुरू हो गई थी वहाँ हिंदुओं के खिलाफ। तो भाई मोदी जी आप ये बताइए कि आप कहाँ के हिंदुओं के रक्षक हैं और कहाँ के हिंदुओं के आप समर्थक हैं, ये तो बता दीजिए। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो क्या हिंदू हृदय सम्राट केवल भारत है? क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हिंदू नहीं है? अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो भाई ऐसा क्यों करते हो कि यहाँ कुछ करो उसका भुगतान जो है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदुओं को करना पड़े? तो राजीव जी अगर इस समय देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे बड़े हिंदू विरोधी नेता के तौर पर अगर कोई उभर रहे हैं तो वो आदरणीय कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उभर रहे हैं, चूंकि यहाँ कुछ बोलते हैं और उसकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुनिया में होती है उससे हिंदुओं के सामने एक नया संकट पैदा हो रहा है। ये बात इस देश के हिंदुओं को सोचनी है राजीव जी। जी बिल्कुल। ऐसे
अमलेंद्र जी को देखकर लगता है कि सर्दी आ गई है, ठंड आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हम, और थोड़ी बहुत ऐसी बातें होनी चाहिए, नहीं तो फिर कई लोगों को नींद आने लगती है। ऐसे भी ठंड का मौसम है, खाना पीना खा लें, रजाई में घुस जाइए। आप नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहा हूँ, खासकर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली आसपास की। आज सबसे ठंडा दिन और यहाँ शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। 16.9 या 7 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। तापमान और गिरेगा धीरे धीरे, लेकिन जो सियासी तापमान है वो बढ़ रहा है, और उसमें सोनिया गांधी की एंट्री ने तापमान को और बढ़ाया है। और उधर जर्मनी में राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी भी तापमान बढ़ाए हुए हैं। और ऐसे ही राहुल गांधी का एक कदम जैसे ही आगे बढ़ता है विदेश की तरफ, यहाँ बीजेपी के पसीने छूटने लगते हैं, सर्दी हो या कुछ और मौसम हो। कश्मीर में रहेंगे वहाँ भी पसीने छूटने लगते हैं बीजेपी के। आखिर ऐसा क्यों होता है, जरा इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। प्रेम कुमार जी। जी देखिए राजीव जी, सोनिया गांधी जब भी एंट्री करती हैं किसी विषय पर या राजनीति में हस्तक्षेप करती हैं तो बात महत्वपूर्ण होती है, तभी उनका हस्तक्षेप आता है। और सोनिया गांधी जब स्वास्थ्य उनका खराब होता है, जब बहुत विकट स्थिति होती, तभी अपने आप को आइडल करती हैं। मनरेगा चूंकि एक ऐसा कंसेप्ट था जिसको कंसेप्चुअलाइज करने से लेकर के इम्प्लीमेंट करने तक सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ मिल करके उसमें शामिल थी। तो मनरेगा के ख़त्म किए जाने पर उनकी खामोशी नहीं टूटती, तो तब तो माना जाता कि वो राजनीति से ही बाहर हो गई हैं या सक्रिय ही नहीं है। इसमें नहीं बोलेंगी तो कब बोलेंगी, ये बात थी। तो उन्होंने बहुत उचित समय पर उचित हस्तक्षेप किया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, CWC की मीटिंग बुलाई है, सोनिया गांधी का बयान आया है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की है और वो बनाती हुई दिख रही है। और चूंकि जनता का रिएक्शन उनको पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए ये आंदोलन बढ़ता हुआ दिखेगा और कांग्रेस इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ेगी, ये सबको दिखने लगा है। यही कारण है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि जी राम जी या ग्राम जी, ये जो बात है वो उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे ये उल्टा होने लगेगा तो ये राम जी नहीं होकर के ये ग्राम जी हो जाएगा। ग्राम जी हो जाएगा। ये इसकी पूरी तैयारी करके ये लोग रखे हुए हैं। तो इस अभी चूंकि बंगाल का चुनाव है तो वो बंगाल पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में सोचे तो कांग्रेस बंगाल से ज्यादा मनरेगा पर फोकस कर रही है, क्योंकि मनरेगा का पूरे देश पर व्यापक असर होने वाला है। असम की में भी चुनाव होना है, दूसरे प्रदेशों में भी होना है। तो मनरेगा को अगर कांग्रेस पकड़ती है तो पश्चिम बंगाल में ऐसे भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं दिखता कि कांग्रेस अपने दम पर बहुत कुछ करेगी, लेफ्ट के साथ मिलकर के त्रिकोण बनाएगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मनरेगा को अगर कांग्रेस पकड़ती है तो मुद्दा जो इतना बड़ा है कि बहुत बड़ी आबादी जो है इससे जुड़ेगी और दलित, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग जो 94% लोग मनरेगा से लाभान्वित हैं, तो ये करोड़ों लोग जो हैं उनके साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए सोनिया गांधी का ये हस्तक्षेप दिखता है और मुद्दों पर उनका हस्तक्षेप है। हमें लगता है गंभीर राजनीति सोनिया गांधी आगे बढ़ाती दिख रही है। मुद्दों पर आधारित गंभीर राजनीति को उन्होंने पकड़ा है। जी प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी की एक दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ सामने आने वाले दिनों में हम देखेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने जब से सामाजिक न्याय की राजनीति में शिफ्ट किया है बहुत अग्रेसिवली, और वो 50% से ऊपर के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो जातिवाद जनगणना का मामला को राष्ट्रीय स्तर पर ले आए, तब से जो सामाजिक यथास्थिति वाले लोग हैं बहुत चौकन्ने हो गए। उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो सामाजिक यथास्थितिवाद के लोग हैं, जो बदलाव नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे, दलित जो है वो अपनी जगह पे रहे,
तो ये जो सामाजिक यथास्थिति वाले लोग हैं, मोदी उनके लिए काम कर रहे हैं। SIR में किनके नाम बच रहे हैं, किनके उड़ रहे हैं? जो हाशिए का समाज है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो मुसलमान है। फ्लैट और कोठियों में रहने वालों के नाम नहीं कट रहे हैं। संजय जी, आपका नाम नहीं कटेगा, चिंता मत कीजिए आप। तो ये है। तो इन जगहों पे कौन रह रहा है? जो सवर्ण है वो रह रहा है। तो ये बेसिकली ये मोटिव ये है। अब मनरेगा में देखिए किसके ऊपर बिजली गिराई है? वही दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और मुसलमान जो गरीब है, उसी को बिजली गिरी। तो ये 21वीं शताब्दी का पिघला हुआ शीशा है कि तुम कैसे काम करोगे। तुम्हारा एक वोट, एक सबको एक जैसा वोट कैसे मिल सकता है? ये तो मनुवाद में नहीं था ना सिस्टम। तो अगर वो वही सिस्टम वापस आ रहा है, जो मनुवाद का सिस्टम था वापस आ रहा है, कि ये कैसे हो सकता है कि एक कुलीन व्यक्ति के पास भी एक ही वोट है और किसी दलित समाज के व्यक्ति के पास भी एक ही वोट है? ये कैसे हो सकता है? ये इसको उलटने का काम हो रहा है और यही काम मनरेगा में हो रहा है कि जब से सामाजिक न्याय की राजनीति को राहुल गांधी ने एक्टिवेट किया है, जब से उस तरफ शिफ्ट हुए हैं, तब से दूसरा जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं वो इस काम में लग गए और उनका काम आसान कर रहे हैं। उनको सेवाएं दे रहे हैं मोदी साहब, उनको सस्ता। कौन लोग खुश होंगे मनरेगा से हटने के? उद्योगपति, जिनको सस्ता मजदूर चाहिए, सामंती लोग, जिनको दो तरीके से खुश हो रहे हैं। एक कि वो उनके सामने ही मोटरसाइकिल पे चल रहा था, उसकी मोटरसाइकिल बिक जाएगी। और दूसरा कि वो उसे जब चाहेंगे उसको बुलाएंगे, जो चाहेंगे पगार देंगे, नहीं देंगे तो भी वो काम करेगा। 8 घंटा की जगह 12 घंटा हो गया, वो 16 घंटे काम लेंगे। तो ये जो सामंतवादी समाज है उसको मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मनरेगा को कमजोर करके, मनरेगा को खत्म कर दिया, और यही इनकी राजनीति का सार है। तो विपक्ष के लिए बड़ा साफ रास्ता है कि आप ये बताइए प्रशांत जी, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ। शुरुआत में आप अपने पहले वक्तव्य में आप कह रहे थे कि गोदी मीडिया में वो जो छेद हो गया, ये क्यों हो गया है? हाँ, उसमें अचानक कैसे छेद हो गया? है कि बड़ी सारी बातें हैं उसमें, और उसमें एक सबसे बड़ा तो ये कि गोदी मीडिया को जो कंटेंट देने वाला व्यक्ति था, जिनका नाम हिरेन जोशी है, वो अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो पीएमओ में है कि वो पीएम हाउस में है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है, किसी कोई खबर नहीं है। और गोदी मीडिया में बड़ा सारा जो डिवाइड आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत शुरुआत हो रही है, उसकी वजह वही है कि उनका ऑडियंस बदल रहा है। राजीव जी, अगर आपको देखने वाले कम हो जाएंगे तो आपको कंटेंट अपना बदलना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा विवश हो सकता है कोई व्यक्ति जी, हम विवश नहीं होते हैं, आप विवश नहीं होते हैं कि कम हो ज्यादा हो, हम अपने काम पे रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि हम उस दिशा में जाते ही नहीं हैं। गोदी मीडिया जिस दिशा में गया हुआ है उसकी मजबूरी है कि वो कंटेंट बदलेगा, आज न कल बदलेगा। उसको लौट के मीडिया के मूल जो उसका स्वरूप है उसमें आना पड़ेगा। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो लौट के आएंगे। अर्नब गोस्वामी का नाम मैं नाम ले रहा हूं, छोड़िए, इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि अर्नब गोस्वामी पिछले 2-3 दिनों से बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको शायद, मैं अभी भी दिल गवाही नहीं देता इन पत्रकारों पे, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, और चूंकि सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ है, चारों तरफ अर्नब गोस्वामी को दिखाया जा रहा है, उनके कटिंग्स की सवाल करने लगे, नरेंद्र मोदी का नाम लेके सवाल कर रहे हैं,
तो ये जो आप हिरेन जोशी का नाम ले रहे हैं, जब हिरेन जोशी का नाम ले रहे हैं तो अर्नब गोस्वामी का नाम भी लेने में कोई, और चाहे आज तक के जो मालिकान हैं उनका नाम लेने में कोई अपने को गुरेज नहीं है। मीडिया के सारे साथी हैं, लेकिन वो अलग धारा में अपने काम से इतर चले गए हैं, अपने काम को भूल गए हैं, ये कहा जाए प्रशांत जी। इसलिए यहाँ एक बात और जो, इसलिए हमको यहाँ, चूंकि हम अपनी जिम्मेदारी कल भी निभा रहे थे, आज भी निभा रहे हैं। हम और आप जो बिहार में देख के आए वही हमने कहा, वही बताया कि बिहार में वो लहर नहीं थी जो लहर हमने रिजल्ट में देखी। तो इसलिए इनको बदलना पड़ता है, हम नहीं बदलते जी। और हम अभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमको लहर नहीं दिखाई दी एनडीए की जी। हमको जो दिखाई दिया वो हमने रिपोर्ट किया। बिल्कुल। ये आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी सामने आएगा कि बिहार का ये चुनाव कैसे जीता गया, ये सच सामने आएगा। हमको सच के साथ रहना है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो गोदी मीडिया में कुछ अलग अलग बातें हो रही हैं, उसकी एक वजह यही है कि समाज की स्वीकार्यता सबको चाहिए और समाज में बदलाव हो रहा है। कई दिन पहले मैंने कहा था कि 2011 का मौसम जो है वापस आ रहा है, तो 2011 का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नाव में छेद हो गया है, अब खबरें बाहर आने लगेंगी, पीएम हाउस से भी, पीएमओ से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, गोदी मीडिया से भी, क्योंकि नाव में छेद अब हो गया है। जी जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। थोड़ा सा इसी पे मीडिया को बहुत नज़दीक से अंशु जी आप भी जानती हैं, और इस मीडियम को तो और भी अच्छे से जानती हैं, लेकिन वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। और इस ज़माने के साथ हम हैं, तुलनात्मक हम अध्ययन करते रहते हैं। और उसमें अब चूंकि हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हम सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो आने वाली रणनीतियां हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, और ये सब कुछ अब हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। इसलिए जरा आपकी एक छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, ये एक पूरे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, और यही वजह है कि हम अब देख रहे हैं कि गोदी मीडिया के भी सुर बदले हुए हैं। जो आपने बात की, मैंने भी इस बात को पूरी तरह नोटिस किया कि क्या वजह है कि अर्नब गोस्वामी जी हैं, वो उनका पत्रकार धर्म अचानक से जाग गया है और वो सरकार से बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं। और 2-3 वीडियोस तो उनके बहुत ही जोरदार है, जिसमें उन्होंने अरावली हिल्स को लेकर जो सरकार पर सवाल उठाए हैं वो बहुत ही वाजिब है, बहुत ही मौजूद है और भी तीखे हैं कि किस तरह से पूरी एक इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, केवल अगर कहा जाए अपने उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए। और बहुत पोल्यूशन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो ये जरूर है कि नजर आ रहा होगा कि देश एक बदलाव की दिशा की तरफ जा रहा है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं, या अंदर खाने उनके क्या अब इक्वेशंस होंगे ये तो वो जानते होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये भी एक सकारात्मक चिन्ह है, और ये भी इसे आप सारे बदलावों के बीच शामिल करके चलिए। क्योंकि मीडिया के इस तरह से गोदी बन जाने के बाद जो लोकतंत्र का जो एक चौथा स्तंभ कहलाता था, उससे हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सही सच्ची तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी। और बीजेपी के लिए कहा जाए कि जैसे होता है ना कि गठबंधन की सरकार चलती है तो घटक दलों पर आश्रित होते हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा घटक और सबसे इंपॉर्टेंट घटक जो एक मीडिया ही रोल प्ले कर रहा था, गोदी मीडिया, जो उनकी हर बुरी बात को छुपाना और जो बात सही भी नहीं है उसको प्रचारित करना, उनके पूरे प्रचार तंत्र का हिस्सा बना हुआ था, उनका एक पूरा भौंपू का काम कर रहा था। यहाँ तक कि जो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कर पाते थे वो गोदी मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं और कर रहे थे, लेकिन अब तो बदलते नजर आ रहे हैं। मुझे कहने की इसमें कोई गुरेज नहीं है, तो सार्वजनिक मंच है और सार्वजनिक ही सारे ये चैनल्स हैं। मैंने देखा कि कुछ दिनों से जो ये एबीपी है उसके भी कुछ कार्यक्रम इसी तरह से क्रांतिकारी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, और अर्नब जी का बदलाव तो ये बहुत ही क्रांतिकारी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ और पत्रकारों की अगर नींद टूट जाए और इस तरह को सवाल पूछना शुरू कर दे, तो ये जो बनाया हुआ एक किला है, जो बनाया हुआ एक नैरेटिव है, उसे ढहने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि
जिसे कहा जाए कि ये 80% अपना नैरेटिव और अपना ये पूरा जो एक ढोल पीटने वाला काम है और ये जो अंधभक्तों की कॉज खड़ी करने वाला काम है, वो मीडिया के जरिए ही बीजेपी चला रही है। और अगर ये मीडिया उनसे इस तरह तीखे सवाल पूछना शुरू कर देता है, या कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना, मालिक का कुत्ता जब पागल हो जाए और उसे ही काटने लग जाए तो फिर क्या हाल होता है, तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं हालांकि ये शब्दावली यूज तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर उनका एक पत्रकारीय एक मूल्य जाग गया है, जमीर जाग गया है, या जो भी कारण है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इसी तरह से देश के कुछ चुनिंदा पत्रकार उनसे सवाल करने लग जाएंगे तो उनके पैरों के तले जो जमीन है वो खिसकते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक झूठ तंत्र बहुत इसी के सहारे चल रहा है। मैं तो इसे भी एक अच्छा संकेत मानती हूँ, एक अच्छी शुरुआत मानती हूँ। और ये कहा जाए कि जिस तरह से बात हो रही है कि एक मौसम बदल रहा है, वैसे ही ये मौसम बदल रहा है। आपने कहा था कि थोड़ी हल्की फुल्की बात करें, हालांकि हल्की फुल्की बात मैं करना चाहूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा दुख भी है। पहले हम लोग बड़ा दिल्ली की सर्दियों का इंतजार करते थे कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर गुलाबी ठंड में और घूमेंगे, शांति पथ पर या इंडिया गेट जाएंगे, लेकिन अब जो कोहरे का हाल है उससे, और जो पूरा एक्यूआई है, और जिस तरीके से पूरा पोल्यूशन है कि वो हमारा दिल्ली की वो एक रूमानियत भी उसने हम लोगों से छीन ली है और खत्म कर दी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, पता नहीं कौन से मौसम का मजा लेने के लिए वो कह रहे हैं, वो तो खुद विदेश चले जाते हैं और हम यहाँ जो है अपनी सांसों के साथ बैठे हैं। लेकिन ये अच्छा एक संकेत है, अगर ये गोदी मीडिया पहचान रहा है कि अब मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम के साथ अगर उसने कदम से कदम ना मिलाया तो शायद इतिहास उसे बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से याद करेगा। याद तो वैसे भी करेगा, काले अक्षरों में नाम तो उनका लिखा जाएगा। जो ये पूरा फेस चला है 6, 7, 8 साल का, जिस तरह से लोकतंत्र को गोदी मीडिया ने भी कमजोर किया है, लेकिन अभी भी वो जाग जाए और कहा जाए कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में अपनी सही भूमिका निभाए और देश विदेश में भी हमारी मीडिया की साख बचाए, तो ये एक बहुत ही, जिसे कहा जाए, एक सकारात्मक पहलू होगा और एक सकारात्मक पहल होगी। तो मैं तो उनको साधुवाद दूंगी और कहूंगी कि कुछ और भी गोदी मीडिया के एंकर्स और पत्रकार और रिपोर्टर्स थोड़ा वो भी यहाँ सीख ले कि आप सही मुद्दों को उठाना शुरू कर दे, सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दे और कहें मोदी जी से कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए अपने तीसरे इस जो आप बार बने हैं उसमें तो कम से कम कर लीजिए, और एक बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए। मैं तो ये कह रही हूँ, और सवाल जवाब का सिलसिला हमारे देश में एक बार फिर शुरू हो, पत्रकारों द्वारा एक तरफा चीजें ना रह जाएं, तो ये एक शुभ संकेत होगा हमारे देश के। चलिए एक जिम्मेदारी और निभा देता हूं, एक जिम्मेदारी और आप लोगों के साथ, और एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया और इसको परसों कैग ने रखा। ये है प्रधानमंत्री, शुरुआत में मैं बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस कौशल विकास योजना का लक्ष्य ये था कि 1,32,00,000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। 1,32,00,000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2015 से 2022 के बीच 14.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 14.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे कौशल प्रधानमंत्री के नाम से है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 14,500 करोड़ रुपए का बंदर बाट कैसे हुआ, कैग ने यह रिपोर्ट परसों रखी और कल सुबह जो संसद अचानक अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, उसके पीछे यह सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसलिए क्योंकि 1,32,00,000 में से 95,90,000 यानी 96 लाख रख लीजिए, 96 लाख युवाओं को पैसा दिया गया। अब मजेदार चीज देखिए, ये 96 लाख युवाओं में से 91 लाख युवाओं के बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर है ही नहीं। 96 में से 91 मतलब सिर्फ 5 लाख ऐसे युवा हैं जिनके ओरिजिनल खाते हैं, बाकी 91 लाख खाते कहीं नल लिखा हुआ है, कहीं नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, कहीं शून्य लिखा हुआ है, कहीं 11 बार उनके अकाउंट नंबर में लिखा हुआ है, कहीं ABCD लिखा हुआ है, कहीं और कोई भी वहां पर सिंबॉलिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, अकाउंट नंबर ही नहीं है। कैग ने इतना बड़ा घोटाला सामने रखा, लेकिन सरकार चुप, और ये जिस अर्नब गोस्वामी का हम नाम ले रहे हैं वो भी चुप, सब चुप हैं।
कोई नहीं बोल रहा है। डीबी लाइव ने वो वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों आप, और साथ में हमारा जो शाम का इवनिंग बुलेटिन है उसमें भी पहली खबर यही है, उसको जरूर देखिए, यानी खबरें दिन भर की। लिंक हमारे ऊपर इसी कमेंट बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, जरूर जाके देखिएगा। यह बहुत बड़ा घोटाला है कि 1,32,00,000 युवाओं के लिए 14.5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं कैग का। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कैग, और उसमें से आप मात्र 5 लाख युवाओं के पास पैसा भेजते हैं, बाकी किसी के पास पैसा नहीं जाता। यह पैसा आखिर गया तो कहां गया? बहुत बड़ा घोटाला। जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी कहते थे, उन्हीं के और उनके नाम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें इतना बड़ा घोटाला है। तो एक घोटाला ये सामने, पत्रकारिता धर्म है, उसको निभाना जरूरी है। समय बहुत खत्म हो चुका। एक मिनट में संजय जी, कैसे देखा जाए, क्या भ्रष्टाचार, मनरेगा भ्रष्टाचार यानी कौशल विकास और इन सब के बीच मोदी गो बैक मोदी के नारे सरकार कहां देखते हैं? और आपने ठान लिया है कि मुझे SIR में अपना नाम नहीं करवाना है, वोट नहीं देंगे, फिर कैसे होगा? मैं कह रहा हूं कि उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना BLO आत्महत्या करे, ना मैं उसको इतना मजबूर करूं कि वो आत्महत्या कर दे। मैंने कहा कि आप जो चाहो तो कर लो, ना मैं परेशान हूं ना वो आत्महत्या करने के लिए। मैं अगर टाइट कर दूं तो मजबूर हो ही जाएगा आत्महत्या करने के लिए, तो वो मुझे नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कि एज वोटर हम में से किसी को नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा नाम भी होना चाहिए, मेरे पास ये जानकारी भी नहीं है और मैं शिकायत करूंगा वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं करता, मत डालो मेरा। ये जो है आप जो बता रहे थे ये स्किल वाला, इसमें 34 लाख लोगों को पेमेंट होना है जो नहीं हुआ है, वो भी है जी बिल्कुल। 34 लाख लोगों को पेमेंट हुआ है जो नहीं होना है, और जो हो गया है वो अलग है। और दूसरी चीज ये कि रुद्र प्रताप रूडी, शायद मैं नाम सही बोल रहा हूँ, राजीव प्रताप रूडी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और 2021-22 में पप्पू यादव ने उनके घर पे छापा मार के, सो कॉल्ड छापा मार के, उनके घर में कई एम्बुलेंस बरामद किए थे जो ढक कर रखे हुए थे और सांसद निधि से खरीदे गए थे डिफेंस में। कि वो क्यों रखे हुए हैं और कोविड में क्यों नहीं यूज किए जा रहे हैं, रूडी जी ने तब कहा था कि उनके पास ड्राइवर नहीं है। तो स्थिति ये है कि छपरा में, मतलब रूडी जी छपरा के सांसद हैं, कौशल विकास मंत्री थे, और उनको ड्राइवर बनाने के लिए आदमी नहीं मिला या बना नहीं पाए, जो कुछ भी कहिए, और जिनको बनाए वो उनकी गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं था, जो कुछ भी है। तो ये कौशल विकास योजना 2020-21 में थी, और वो योजना, वो खुलासा तो उसी समय हो गया था, उसकी खबर अभी तक नहीं छपी। CAG ने जब किया तो जो हुआ तो हुआ, और कल जो वो खुलासा हुआ वो आज मुझे किसी अखबार में, मैंने इंडियन एक्सप्रेस छोड़कर किसी अखबार में पहले पन्ने पे नहीं दिखी। माने ये खबर तो बहुत बड़ी है और पहले पन्ने पे होनी चाहिए थी, पहले पन्ने पे नहीं दिखी। आप बता रहे थे ये अपने क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी के हृदय परिवर्तन की बात। मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी ही मेजर है जिसमें कुछ बदलाव आया है, जो दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों में बड़ा माइनर है। अर्नब गोस्वामी का निश्चित रूप से माइनर है, मेजर है निश्चित रूप से। उसका कारण मुझे लगता है कि 6 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इन्फ्लुएंसर को। जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को क्यों नहीं मिला सो यही लोग जाने, और नहीं मिला तो रोना दुखी होना वाजिब है। इसलिए ये दुख जो है उस कारण हो सकता है, या उनकी नाराजगी इस दुख के कारण हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। वरना रजत शर्मा वैसे ही हैं, आज भी उनका ट्वीट वैसा ही है जैसा पहले होता था, इसलिए कोई बहुत बदलाव नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो है 6 करोड़ रुपए का एक ठेका, मैंने ऐसे ठेके तमाम दिए जाते होंगे, एक ठेके के लिए है। और अगर एक ठेका नहीं मिलेगा तो लानत है इनकी इतने दिन की चमचागिरी पे, तो दुखी होना वाजिब है, और मुझे लगता है कि कारण वो हो। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, एक लाइन आपसे भी। जी एक लाइन ये है कि गोस्वामी साहब का चैनल जिस दिन लॉन्च हुआ था हिंदी वाला, तो पहले दिन उनके साथ डिबेट में मैं था, तो मैंने मतलब उनका श्री गणेश करवाया था। मैं था, दुष्यंत नागर थे, अब वो सही रास्ते पे नहीं ले गए थे यार, जो है ये इसके लिए आप भी दोषी हैं, इसके लिए आप भी दोषी हैं। मैं तो सही रास्ते पे ले गया था राजीव जी, मैं तो सही रास्ते पे ले गया था। सुधांशु त्रिवेदी भी थे उस दिन उसमें, और सुधांशु त्रिवेदी उसके बाद हाथ झाड़ के ये कह के खड़े हुए थे, भाई ऐसी डिबेट तो हम नहीं कर पाएंगे, ये कहते हुए खड़े हुए थे। बहरहाल तो अब जो भी करना है उसको
किसी का भी हृदय परिवर्तन हो क्या हो, बहुत सी चीजें राजीव जी होती हैं। कहा यह जाता है कि एक घराना जो था राजीव जी, वो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था, वो नहीं मिला था, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार निकल आया था और फिर एक मुद्दा बन गया था। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की चलती रहती हैं और बड़े घराने जो होते हैं वो राजीव जी इस तरीके के खेलों में शामिल रहते हैं। बहरहाल ये मीडिया की अपनी गंदगी है, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इस गो बैक मोदी से अगर मोदी जी डरे हुए हैं और बीजेपी डरी हुई है, तो सोनिया गांधी की धमकी से भी राजीव जी मुझे लगता है कि अब डरने की बारी इस बीजेपी की है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि आने वाले समय में 27 तारीख को कांग्रेस की CWC की जो बैठक है, इसी 27 को और 28 को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, और देश भर में वहाँ से एक रणनीति तैयार होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाए। मनरेगा बहुत बड़ा, यानी अभी तक मैं 2 बातें गिना रहा था, एक संविधान बचाओ, दूसरा वोट चोरी, और तीसरा मनरेगा खत्म होने के बाद अब आंदोलन जन जन तक पहुंचाना, और तीनों बहुत गंभीर मुद्दा है और तीनों पर कांग्रेस यहां सरकार को घेरती हुई नजर आएगी फिर से।